हेलो दोस्तों, मैं ज्ञान क्लासेस बूंदी से राजकुमार चौधरी। और जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि मैं अधिकांश किसान आंदोलन पर वीडियो बना रहा हूँ। और आज हम पढ़ेंगे बिजोलिया किसान आंदोलन। कौन सा आंदोलन पढ़ेंगे भाई? बिजोलिया किसान आंदोलन। बात समझना, जो बिजोलिया किसान आंदोलन था ये बिजोलिया की धाकड़ जाति के द्वारा प्रारंभ किया गया था। किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? बिजोलिया की धाकड़ जाति के द्वारा ये आंदोलन प्रारंभ किया गया था। क्योंकि बिजोलिया की धाकड़ जाति के किसानों से बिजोलिया में अत्यधिक लगान, लाग बाग, बेगारी प्रथा, बेट बेगार, लाटा कूटा आदि प्रकार के कर लगाए गए थे। इसीलिए बिजोलिया की धाकड़ जाति के किसानों ने बिजोलिया किसान आंदोलन प्रारंभ किया था। लेकिन उससे पहले बात करते हैं आंदोलन के प्रारंभिक चरणों की। बात करते हैं बिजोलिया। बिजोलिया एक ठिकाना था। क्या था भाई? बिजोलिया एक ठिकाना था जो मेवाड़ रियासत का था। किसका था? मेवाड़ रियासत का एक ठिकाना था बिजोलिया, जो वर्तमान में भीलवाड़ा में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है भाई? वर्तमान में भीलवाड़ा में पड़ता है। ये मेवाड़ रियासत का एक ठिकाना था जो वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में पड़ता है। बात करते हैं कि बिजोलिया ठिकाना था, तो ये ठिकाना मेवाड़ रियासत का था, वर्तमान में चित्तौड़ में पड़ता था। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बिजोलिया ठिकाने की स्थापना किसने की थी? कि बिजोलिया ठिकाने की स्थापना किसने की थी? यहाँ से भी बहुत सी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो बिजोलिया ठिकाने की स्थापना अशोक परमार ने की थी। किसने की थी भाई? अशोक परमार ने इसकी स्थापना की थी, जो राणा सांगा का सामंत था। तो किसका सामंत था? राणा सांगा का सामंत था। राणा सांगा का सामंत था। तथा ये व्यक्ति 1527 में जो युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध? खानवा का युद्ध हुआ था। इस खानवा के युद्ध में महाराणा के साथ था अशोक परमार। इसीलिए महाराणा सांगा ने प्रसन्न होकर अशोक परमार को बिजोलिया की जागीर प्रदान की थी, जो बिजोलिया ऊपरमाल की जागीर के नाम से भी जाना जाता है। ऊपरमाल की जागीर, ऊपरमाल की जागीर कहलाती है। और इस ऊपरमाल की जागीर को प्रदान किया था महाराणा सांगा ने अशोक परमार को, और इसीलिए ऊपरमाल में स्थान है बिजोलिया। तो बिजोलिया ठिकाने की स्थापना किसने की? अशोक परमार ने। बात करते हैं ऊपरमाल की। ऊपरमाल से भी बहुत सी बार क्वेश्चन आ जाते हैं। ऊपरमाल क्षेत्र से भी बहुत सी बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि ऊपरमाल जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ से, कहाँ से? भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ से बिजोलिया तक का क्षेत्र। कहाँ तक का? बिजोलिया तक का क्षेत्र ऊपरमाल क्षेत्र कहलाता है। कौन सा क्षेत्र कहलाता है भाई? ऊपरमाल क्षेत्र कहलाता है। और इस ऊपरमाल ठिकाने की या बिजोलिया ठिकाने की स्थापना अशोक परमार ने की थी। किसने की थी? अशोक परमार ने की थी। कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि बिजोलिया का प्राचीन नाम क्या है? बिजोलिया का प्राचीन नाम आपसे पूछ लेगा। क्या पूछ लेगा? बिजोलिया। तो बिजोलिया का प्राचीन नाम है विजयावल्ली। क्या नाम है भाई? विजयावल्ली इसका प्राचीन नाम है। और इस विजयावल्ली यानी बिजोलिया ठिकाने की स्थापना अशोक परमार ने की थी। किसने की थी? अशोक परमार ने की थी। बात समझना, क्वेश्चन आ जाता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन किसके समय हुआ था? क्योंकि बात समझना कि जो किसान आंदोलन थे ये सरकार के खिलाफ हुए थे। किसके खिलाफ हुए थे? सरकार के खिलाफ, उनके ठिकानेदारों के खिलाफ हुए थे। किसके खिलाफ हुए थे? ठिकानेदारों के खिलाफ हुए थे। सरकार और ठिकानेदारों के खिलाफ आंदोलन हुए थे। लेकिन भारत में उस समय अंग्रेजों का राज था। किसका राज था? अंग्रेजों का राज था। तो अंग्रेज
भूमि कर के रूप में लगान लेते थे सभी से, लेकिन अंग्रेज स्वयं लगान लेने नहीं आते थे। अंग्रेज थे वो यहाँ के राजाओं से वसूलते थे, और यहाँ के राजा यहाँ के देसी ठाकुरों से वसूलते थे, और देसी ठाकुर डायरेक्ट जनता के अधिकार में थे। जनता इनके अधिकार में थी, देसी ठाकुरों के, यानी अंग्रेज कर लेते थे राजाओं से, राजा कर लेते थे देसी ठाकुरों से, और देसी ठाकुर कर लेती थी जनता से। यानी जनता ये समझती थी कि ये ठाकुर और ये राजा ने हमारे ऊपर बहुत सारे कर लगा रखे हैं, और जो कर होता है ये भूमि कर होता है। क्या होता है? भूमि कर होता है, जो राजस्व विभाग द्वारा लिया जाता है। लेकिन इसके अतिरिक्त बिजुलिया के किसानों पर लाग बाग लगा रखी थी। क्या लगा रखी थी? लाग बाग लगा रखी थी, तथा इसके अतिरिक्त लगा रखा था बेट बेगार प्रथा लगा रखी थी, तथा एक था लाटा कुंता कर। लाग बाग यानी जो भूमि कर तो देना ही होता था किसानों को, उसके अलावा जो किसान पैदा करते थे उस पर भी कर लिया जाता था, तथा बेट बेगार की ठिकानेदार किसानों को बिना हर्जाना दिए ही खेती करवाता था, उसका समस्त हर्जाना को ले लेता था, ठिकानेदार ले लेता था। तथा लाटा गुटा ऐसी पद्धति है जिसमें खड़ी फसल पर ही राजा अपना अधिकार मांग लेता है, तथा या फिर ढेर पर अधिकार मांग लेता है। इन सभी के विरोध में बिजुलिया के किसानों ने यह आंदोलन प्रारंभ किया था। तो क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है कि जो आंदोलन था बिजुलिया आंदोलन, इसकी शुरुआत कौन से ठाकुर के समय हुई थी? तो आंदोलन के समय, किसके समय हुई? आंदोलन के समय बिजुलिया का ठाकुर जो था वो ठाकुर कौन था? बिजुलिया का ठाकुर बिजुलिया का जो ठाकुर था वो था राव कृष्ण सिंह। कौन था भाई? राव कृष्ण सिंह था, या इसे राव किशन सिंह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? राव कृष्ण सिंह या राव कृष्ण सिंह कहा जाता है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि ठाकुर तो किशन सिंह या कृष्ण सिंह था, तो फिर मेवाड़ महाराणा कौन थे? क्योंकि राव कृष्ण सिंह तो मेवाड़ महाराणा के अधीन था। किसके अधीन था? मेवाड़ महाराणा के अधीन था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि आंदोलन के समय मेवाड़ महाराणा कौन थे? तो आंदोलन के समय जो मेवाड़ महाराणा थे वो थे मेवाड़ महाराणा थे राणा फतेह सिंह। कौन थे? राणा फतेह सिंह थे, और इनके समय यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन आ जाता है कि जो बिजुलिया किसान आंदोलन था, कौन सा था? जो बिजुलिया किसान आंदोलन था, इस आंदोलन की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? तो आंदोलन की प्रथम बैठक 1897 में भीलवाड़ा के गिरधरपुरा गांव में हुई थी। गिरधरपुरा गांव में आंदोलन की बैठक हुई थी। जो आंदोलन था, इस आंदोलन के बारे में बहुत सारी बातें बताई गई है। ये तो थी इसकी नॉर्मल सी जानकारी, और यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? यानी क्वेश्चन आ जाता है बिजुलिया किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? तो बिजुलिया किसान आंदोलन का जनक साधु सीताराम दास को कहा जाता है। किसे कहा जाता है भाई? साधु सीताराम दास को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बिजुलिया किसान आंदोलन का जनक साधु सीताराम दास को कहा जाता है, और साधु सीताराम दास के अगुवाई में ही यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था। बात करते हैं कि जो बिजुलिया किसान आंदोलन था, कौन सा आंदोलन था? जो बिजुलिया किसान आंदोलन था, ये आंदोलन जिसकी हम बात कर रहे हैं बिजुलिया किसान आंदोलन की, जो बिजुलिया किसान आंदोलन था, ये बिजुलिया किसान आंदोलन
राजस्थान का, किसका, राजस्थान का प्रथम संगठित आंदोलन था। कौन सा आंदोलन था? संगठित आंदोलन था, यानी सुव्यवस्था से चलने वाला राजस्थान का प्रथम संगठित आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन था, जो 1897 से 1941 तक यानी 44 वर्षों तक चला था। कितने वर्षों तक चला था? राजस्थान का प्रथम संगठित आंदोलन था जो 1897 से 1941 तक 44 वर्षों तक चला था। यानी ऐसा कह सकते हैं कि यह आंदोलन राजस्थान का, किसका, राजस्थान का सबसे लंबे समय तक, राजस्थान में सबसे लंबे समय तक यानी 44 वर्षों तक चलने वाला आंदोलन था। यानी सबसे लंबा समय तक चलने वाला किसान आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन था, जो 1897 से 1941 यानी 44 वर्षों तक चला था। लेकिन एक और क्वेश्चन आ जाता है कि जो ये बिजोलिया किसान आंदोलन है, ये बिजोलिया किसान आंदोलन राजस्थान का एकमात्र अहिंसात्मक किसान आंदोलन था जिसमें कोई भी हिंसा ही नहीं हुई थी। भले ही 44 वर्षों तक चला है, फिर भी इसमें कोई भी हिंसा नहीं हुई थी। जबकि अन्य जितने भी आंदोलन हुए हैं राजस्थान में, उन सभी में कुछ ना कुछ हिंसा हुई है, कुछ ना कुछ हत्याकांड जरूर हुए हैं। तो ये राजस्थान का एकमात्र अहिंसात्मक किसान आंदोलन था। बात समझना, जो बिजोलिया किसान आंदोलन था, इस बिजोलिया किसान आंदोलन के लिए बिजोलिया के ही एक प्रसिद्ध कवि और लेखक हुए हैं जिनका नाम है कवि राजा श्यामल दास। कौन है भाई? कवि राजा श्यामल दास में। और कवि राजा जो बिजोलिया भीलवाड़ा के एक प्रसिद्ध कवि थे, कवि राजा श्यामल दास। और कवि राजा श्यामल दास ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था वीर विनोद। और इस वीर विनोद में कवि राजा श्यामल दास ने लिखा है कि जो राव कृष्ण सिंह था, कौन था? राव कृष्ण सिंह या किशन सिंह था। इस किशन सिंह के समय 84 प्रकार की लाग बाग ली जाती थी, यानी 84 प्रकार के कर लिए जाते थे। और इन 84 प्रकार के करों के विरोध में जो राव कृष्ण सिंह ने बिजोलिया की जनता पर लगा रखे थे, इस बिजोलिया की जनता पर जो 84 प्रकार के कर लगे थे, उसका उल्लेख किसमें मिलता है? वीर विनोद में मिलता है। किसका ग्रंथ था? कवि राजा श्यामल दास का ग्रंथ था। और इसमें कहा गया है कि 84 प्रकार की लाग बाग लगी गई है। और इस 84 प्रकार की लाग बाग के विरोध में बिजोलिया में एक जाति निवास करती थी, सर्वाधिक जाति, जिसका नाम था धाकड़ जाति। कौन सी जाति? और धाकड़ जाति के किसानों ने, किन्होंने? धाकड़ जाति के किसानों ने बिजोलिया किसान आंदोलन प्रारंभ किया था राव कृष्ण सिंह के विरोध, 84 प्रकार की लाग बागों के विरोध में किया था। किसमें किया था? 84 प्रकार की लाग बागों के विरोध में किया था। बात समझना, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन जो था, बिजोलिया किसान आंदोलन जो था, ये कितने चरणों में चला था? तो बिजोलिया किसान आंदोलन जो चला था, ये 3 चरणों में चला था। कितने चरणों में चला था? 3 चरणों में चला था बिजोलिया किसान आंदोलन। कितने चरणों में चला भाई? 3 चरणों में चला था। जो इसका प्रथम चरण था, कौन सा चरण था? प्रथम चरण था। इस प्रथम चरण जो था ये 1897 से प्रारंभ होकर 1916 तक रहा था। कहाँ तक रहा था? 1916 तक रहा था। इस 1900 जो प्रथम चरण था, इसका नेतृत्व, इस प्रथम चरण का नेतृत्व साधु सीताराम दास ने किया था। किसने किया था? साधु सीताराम दास ने किया था। तथा इनकी मदद की थी फतेह चारण ने व
दत्त ने, किसने की थी भाई? ब्रह्मदत्त ने की थी। तथा जो द्वितीय चरण था, कौन सा चरण? द्वितीय जो चरण था, ये द्वितीय चरण चला है 1916 से 1923 तक। कब तक चला था? 1916 से 1923 तक। अब यहाँ पर आप लोगों को कुछ कंफ्यूजन आ सकता है, क्योंकि अधिकांश किताबों में ये चरण 1927 तक मिलेगा आपको। लेकिन बात समझना, मैंने आपको बेगू किसान आंदोलन पढ़ाया है, और जब पढ़ाया था उस समय बताया था कि इस चरण की जो नेतृत्व करेंगे वो विजय सिंह पति करेंगे। कौन करेंगे? विजय सिंह पति करेंगे। और विजय सिंह पति को तो 10 सितंबर 1923 को बेगूसराय राष्ट्रों के अपराध में गिरफ्तार कर लिया गया था। जो तो 1923 में ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया था, तो फिर बाद में वो नेतृत्व कैसे करेंगे? क्योंकि वो तो जेल के अंदर थे, इसीलिए आंदोलन नेतृत्वहीन हो गया था। और चरण केवल कहाँ तक माना जाता है? 1923 तक ही माना जाता है। नेतृत्व किसने किया था? विजय सिंह पथिक ने किया था। किसने किया था? विजय पथिक ने किया था। और जो तृतीय चरण आता है, क्या आता है? तृतीय चरण आता है, यह था 1923 से 1941 तक। और इसका नेतृत्व किया था श्री माणिक्य लाल वर्मा जी ने। किन्होंने किया था? श्री माणिक्य लाल वर्मा जी ने तृतीय चरण का नेतृत्व किया था। और इनकी सहायता की थी जमनालाल बजाज व हरि भाव उपाध्याय ने। हरिभाव उपाध्याय ने इनकी सहायता की थी। तो इन 3 चरणों में यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था। अब बात करते हैं हम आंदोलन के प्रथम चरण की। किसकी करते हैं? प्रथम चरण की बात करते हैं। आंदोलन के प्रथम चरण की बात करते हैं। जो आंदोलन का प्रथम चरण था, क्या था? आंदोलन का प्रथम चरण। और आंदोलन का प्रथम चरण था 1897 से 1916 तक। कहाँ तक? आंदोलन का प्रथम चरण था 1897 से 1916 तक। बात समझना, जो ये आंदोलन हुआ है, ये बिजुलिया की धाकड़ जाति के किसानों ने किया था। किन्होंने किया था? धाकड़ जाति के किसानों ने किया था। और धाकड़ जाति का एक महत्व है। धाकड़ जाति में नोता करने की, यानी मृत्यु भोज जो होता है, मृत्यु भोज करने की प्राचीन परंपरा है। और इनमें ऐसा होता है कि जो धाकड़ जाति होती है, इस धाकड़ जाति में हर एक गांव में एक पंच पटेल होता है, तथा इनके 12 गांवों का भी एक बड़ी पंचायत होती है, जिनका भी एक पंच पटेल होता है। और इनमें नियुक्ता करने का परंपरा थी। तो ये बिजुलिया किसान आंदोलन की कोई रूपरेखा वगैरह नहीं थी, ये एकदम पनपा। और जब प्रारंभ हुआ तो प्रारंभ में इसका नेतृत्व करता नहीं था। इसका नेतृत्व करता लगभग 1913 में जुड़ेंगे साधु सीताराम दास, उसके बाद नेतृत्व होगा। लेकिन फिर भी कुछ कारण ऐसे बने थे कि यह आंदोलन 1897 से ही प्रारंभ हो गया था, क्योंकि राव कृष्ण सिंह ने, जो राव कृष्ण सिंह था, उसने भूमि कर, अत्यधिक लगान, लाग बाग, बेट बेगार आदि जो चीजें थी वो बहुत अधिक रूप से लगा रखी थी। और कविराजा चामनदास भी कहते हैं कि 84 प्रकार के कर लगा रखे थे। तो बात समझना, बात है 1897 की, जब राव कृष्ण सिंह बिजुलिया का ठिकानेदार था। तो 1897 में एक घटना हुई कि 1897 में बिजुलिया भीलवाड़ा में, कहाँ पर? बिजुलिया भीलवाड़ा में एक गांव है जिसका नाम है गिरधरपुरा। गिरधरपुरा गांव है। और इस गिरधरपुरा गांव में एक धाकड़ रहता था जिसका नाम था गंगाराम धाकड़। कौन था? गंगाराम धाकड़ था। और इस गंगाराम जो धाकड़ था, इस गंगाराम धाकड़ के पिता की मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हुई? गंगाराम धाकड़ के पिता की मृत्यु हो गई। और जब पिता की मृत्यु हुई तो बेचारा गंगाराम धाकड़ था, क्योंकि बिजुलिया के किसानों पर 84 प्रकार की
दाग बाग लगा रखी थी, बहुत सारे कर लगा रखे थे, फिर भी नुक्ता तो करना था, मृत्यु भोज करना था। नुक्ता यानी ओसर मोसर भी बोल देते हैं, ठीक है, और मृत्यु भोज भी करना था। और ये होता है कि प्राचीन काल में जब तक 12 गांव की पंच पटेल यानी 12 गांव की पंचायत को जब तक खाना नहीं खिलाया जाता तब तक मृत्यु भोज पूरा नहीं माना जाता था। तो इस गंगाराम धाकड़ के पिता की मृत्यु के अवसर पर जो मृत्यु भोज हुआ था, उस समय बिजुलिया के किसान एकत्रित हुए और संगठित हुए। वहां पर साधु सीताराम दास भी पहुंचे और चर्चाएं हुई कि राव कृष्ण सिंह की कहाँ पे हुई, गंगाराम धाकड़ के पिता के मौसर के समय हुई चर्चा, बिजुलिया किसान आंदोलन के बारे में हुई। और किसानों ने कहा कि हम पर राव कृष्ण सिंह ने बहुत सारे कर तोड़ रखे हैं, इन करों से हमें निजात कौन दिला सकता है। तब सभी किसानों ने मिलकर एक योजना बनाई थी कि कर तो राव कृष्ण सिंह ने लगा रखा है, और राव कृष्ण सिंह तो मेवाड़ महाराणा के अधीन है। और उस समय मेवाड़ महाराणा कौन था? तो था राणा फतेह सिंह। कौन था भाई? राणा फतेह सिंह था। और राणा के अधीन, मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के अधीन कौन था? राव कृष्ण सिंह था। कौन था? राव कृष्ण सिंह या राव किशन सिंह था। कौन था भाई? राव किशन सिंह था। अब जब राव किशन सिंह मेवाड़ महाराणा के अधीन था, तो यहाँ के किसानों ने, जो बिजुलिया के किसान थे, इन बिजुलिया के किसानों ने राव कृष्ण सिंह की फतेह सिंह को शिकायत करने की योजना बनाई। और इसीलिए शिकायत करने की योजना बनाई कि हम शिकायत किसे करेंगे? राणा फतेह सिंह को करेंगे। और सबसे पहले इस बिजुलिया किसान आंदोलन के बारे में चर्चा कहाँ हुई थी? गंगाराम धाकड़ के पिता के मौसर के अवसर पर हुई थी। इसीलिए जो बिजुलिया किसान आंदोलन था, कौन सा आंदोलन था? जो बिजुलिया किसान आंदोलन था, इसकी जो प्रथम बैठक है वो 1897 से मानी जाती है। और यह आंदोलन भी प्रारंभ से कब तक माना जाता है? 1897 से 1941 तक माना जाता है। अब बात समझना, जो किसानों ने प्रथम बैठक की, इस प्रथम बैठक से किसानों ने यहाँ से गिरधापुरा गांव से 2 प्रसिद्ध बिजुलिया के पंच पटेल थे। कौन थे? पंच पटेल थे बिजुलिया के, जिनका नाम था नानजी पटेल व ठाकरी जी पटेल। नानजी पटेल व ठाकरी जी पटेल को मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के पास भेजा। किसके पास भेजा? मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के पास। मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के पास भेजा। किसके पास भेजा? मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के पास भेजा। ठीक है, अब यहाँ से कन्फ्यूजन हो सकता है नानजी पटेल व ठाकरे जी पटेल से। नानजी पटेल व ठाकरे जी पटेल से कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि एक बूंदी में नानक जी आएंगे। कौन आएंगे? नानक जी भील अलग है। कौन अलग है? नानक जी भील अलग है, जो बूंदी किसान से संबंधित है, और नानजी पटेल बिजुलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो नानजी पटेल व ठाकरे जी पटेल को मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के पास किसानों ने भेजा। और जब मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को पता चला कि राव कृष्ण सिंह किसानों से अधिक कर ले रहा है, तो मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह ने, किन्होंने? मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के पास कौन भेजे थे? नानजी पटेल व ठाकरे जी पटेल भेजे थे। कौन भेजे थे भाई? नानजी पटेल व ठाकरे जी पटेल भेजे थे। तो मेवाड़ महाराणा जो फतेह सिंह थे, कौन थे? फतेह सिंह। मेवाड़ महाराणा जो फतेह सिंह थे, इन्होंने बिजुलिया जांच के लिए, किसके लिए? बिजुलिया जांच के लिए अपने हाकिम हामिद हुसैन को भेजा। किसे भेजा भाई? अपने हाकिम हामिद हुसैन को बिजुलिया जांच के लिए भेजा। किसे भेजा? बिजुलिया जांच के लिए भेजा। लेकिन जो हामिद हुसैन था, हाकिम हामिद हुसैन,
उसने नॉर्मल रिपोर्ट प्रस्तुत की मेवाड़ महाराणा के पास और कहा कि कोई नाजायज कर नहीं लिए जा रहे हैं, केवल जायज कर लिए जा रहे हैं। और जायज कर थे तो मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह ने बिजोलिया के किसानों के ने जो बात कही थी उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन ये शिकायत बिजोलिया के किसानों ने जो शिकायत की थी मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह से, ये राव कृष्ण सिंह के खिलाफ की थी। किसके खिलाफ की थी? राव कृष्ण सिंह के खिलाफ की थी। इससे राव कृष्ण सिंह किसानों से नाराज हो गया। उसने सर्वप्रथम जो राव कृष्ण सिंह था, इस राव कृष्ण सिंह ने सबसे पहले नानजी पटेल व ठाकरे जी पटेल को बिजोलिया से निष्कासित कर दिया, यानी बिजोलिया से बाहर निकाल दिया। किन्हें? जो वहाँ के पंच पटेल थे, नानजी पटेल व ठाकरे जी पटेल को बिजोलिया से निष्कासित कर दिया। क्योंकि बात समझना, इन दोनों ने फतेह सिंह के पास शिकायत की थी, मेवाड़ महाराणा के पास शिकायत की थी राव कृष्ण सिंह की। और जांच के लिए कौन आया था? हाकिम हामिद हुसैन आया था। मेवाड़ महाराणा ने जांच के लिए किसे भेजा था? हाकिम हामिद हुसैन को भेजा था, जिसने कोई रिपोर्ट ही प्रस्तुत नहीं की थी। और रिपोर्ट में नॉर्मल बताया था कि सब कुछ नॉर्मल है, सब जायज कर लिए जा रहे हैं, कोई भी नाजायज कर नहीं लिए जा रहे हैं। ठीक है। अब नानजी पटेल और ठाकरे जी पटेल को निष्कासित कर दिया राव कृष्ण सिंह ने। लेकिन राव कृष्ण सिंह धाकड़ जाति के किसानों से बड़ा नाराज था कि आप लोगों ने मिलकर मेरी शिकायत की, मेवाड़ महाराणा से मेरी शिकायत की। और इसलिए राव कृष्ण सिंह ने एक निर्णय लिया, और निर्णय लिया कि पहले तो 84 प्रकार के कर देते थे, कितने प्रकार के देते थे? पहले तो 84 प्रकार के लाभ देते थे, अब 85 को। क्योंकि राव कृष्ण सिंह ने 1903 में, अब राव कृष्ण सिंह ने 1903 में बिजोलिया के किसानों पर, किस पर? बिजोलिया के किसानों पर चौरी नामक एक नया कर लगा दिया। क्या लगा दिया? चौरी नामक कर लगा दिया। और चौरी जो होती है, चौरी विवाह के मंडप को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चौरी विवाह के मंडप को कहा जाता है। और राव कृष्ण सिंह ने 1903 में बिजोलिया के किसानों पर चौरी नामक कर लगाया, यानी मंडप पर कर लगा दिया। इसका अर्थ यह था कि अब 1903 के बाद बिजोलिया में कोई भी किसान अगर अपनी पुत्री का विवाह करेगा तो उसे चौरी कर के रूप में 5 रुपए अदा करने होंगे। कितने रुपए अदा करने होंगे? 5 रुपए अदा करने होंगे। और चौरी कर कितना का लगा दिया? 5 रुपए का लगा दिया, जो विवाह का कर था। यानी 1903 में बिजोलिया के किसानों पर राव कृष्ण सिंह ने चौरी नामक कर लगा दिया, जिसके तहत बिजोलिया के धाकड़ जाति के किसानों और अन्य किसानों को अपनी पुत्री के विवाह के अवसर पर 5 रुपए कर के रूप में अदा करने होते थे। और उस जमाने के 5 रुपए आज के 50,000 के बराबर है। इतना बड़ा कर था जिसको देने में किसान अकुश थे। ठीक है, उसे नहीं दे सकते थे किसान, उसे चुका नहीं सकते थे। इसीलिए बिजोलिया के किसानों ने अपनी पुत्रियों का विवाह ना करने की प्रण लिया कि विवाह नहीं करेंगे तो कर किस प्रकार दिया जाएगा। और जब बिजोलिया में विवाह बंद हो गया तो लड़कियां कुंवारी रहने लगी, बेचारे लड़कों की शादियां रुक गई। और जब शादियां रुकी तो जो आंदोलन किसानों का था ये धीरे धीरे युवाओं का होने लगा। किसका होने लगा? युवाओं का होने लगा। और जब आंदोलन में युवाओं की भागीदारी बढ़ने लगी तब राव कृष्ण सिंह समझ गया कि अब आंदोलन उग्र रूप ले सकता है। इसीलिए राव कृष्ण सिंह ने 1904 में चौरी कर समाप्त कर दिया। क्या कर दिया भाई? 1904 में राव कृष्ण सिंह ने चौरी कर समाप्त कर दिया, जिसके तहत अब 5 रुपए लगना बंद हो गया, यानी चौरी कर समाप्त हो गया। अब किसानों ने अपने पुत्रियों का विवाह प्रारंभ कर दिया और
युवाओं का विवाह होने लगा, लेकिन आंदोलन नहीं रुका। अब उस समय घटना ये घटित हुई, आंदोलन जारी था धीरे धीरे। घटना ये घटित हुई कि 1906 में राव कृष्ण सिंह की मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हुई? 1906 में राव कृष्ण सिंह की मृत्यु हो गई। और जैसे ही राव कृष्ण सिंह की मृत्यु हुई तो बिजुलिया के किसान प्रसन्न हुए कि अब तो राव कृष्ण सिंह मर गया है या किशन सिंह मर गया है कि शायद अब नया बनने वाला ठाकुर इतने कर ना ले, करों में रियायत मिले। लेकिन जैसे ही राव कृष्ण सिंह की मृत्यु हुई तो 1906 में ही, कब? 1906 में ही राव कृष्ण सिंह की मृत्यु के बाद राव कृष्ण सिंह का दत्तक पुत्र यानी गोद लिया हुआ पुत्र जो तकामा भरतपुर का था, जिसका नाम था पृथ्वी सिंह। कौन था? पृथ्वी सिंह अगला ठिकानेदार था। और ये तो अपने पिता से भी खूंखार निकला, क्रूर निकला। और पृथ्वी सिंह ने अपने पिता द्वारा जारी सभी 84 प्रकार के कर जारी रखे तथा स्वयं ने अपने राज्याभिषेक के समय, किसके समय? अपने राज्याभिषेक के समय एक तलवार बंधाई, बंधाई नामक नया कर लागू कर दिया, जिसके तहत किसानों को 2 रुपये अदा करने होते थे। कितने रुपये अदा करने होते थे? 2 रुपये अदा करने होते थे। और किसान इससे बड़े दुखी हुए। आंदोलन जारी रहा और फिर किसानों ने निर्णय लिया कि अब हमें आंदोलन को तरीके से करना होगा। और 1913 में बिजुलिया किसान आंदोलन से साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण व ब्रह्मदत्त जुड़े। कौन जुड़े भाई? ब्रह्मदत्त जुड़े 1913 में। और किसानों ने बिजुलिया के प्रसिद्ध पुस्तकालय के कर्मचारी साधु सीताराम दास को बिजुलिया किसान आंदोलन का अपना नेता चुन लिया। क्या कर लिया? बिजुलिया किसान आंदोलन का नेता चुन लिया। और प्रथम नेतृत्व करता साधु सीताराम दास थे, इसीलिए साधु सीताराम दास को ही बिजुलिया किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? बिजुलिया किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है साधु सीताराम दास को, जो प्रथम बार इसका नेतृत्व कर रहे थे। बात समझना, जैसे ही साधु सीताराम दास ने बिजुलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार किया तब उन्होंने बिजुलिया में, कहाँ पर? बिजुलिया में बिजुलिया विद्या परिचारणी सभा की स्थापना की। किसकी स्थापना की? बिजुलिया विद्या परिचारणी सभा की स्थापना की। किसने की भाई? साधु सीताराम दास ने की। किसने की? साधु सीताराम दास ने बिजुलिया किसान आंदोलन के दौरान बिजुलिया में बिजुलिया विद्या परिचारणी सभा की स्थापना की। तो वास्तव में विद्या परिचारणी जो सभा थी ये पूर्ण रूप से मेवाड़ में चली हुई थी, जिसके अलग अलग छोटी जगहों पर, जिसकी उसी के नाम पर छोटी जगहों पर भी ये सभा बनाई गई थी। और मूल रूप से ये मेवाड़ उदयपुर में थी। किसमें थी? मेवाड़ उदयपुर में थी। और इसकी स्थापना हरि भाव किंकर ने की थी। किसने की? हरि भाव किंकर ने की थी। मेवाड़ जो बिजुलिया विद्या परिचारणी सभा थी इसकी स्थापना साधु सीताराम दास ने की थी। और जो मूल विद्या परिचारणी सभा थी वो हरि भाव किंकर की थी, जो मेवाड़ उदयपुर में थी। और जब विद्या परिचारणी सभा जो मेवाड़ थी, कौन सी थी? मेवाड़ की थी, जिसके संस्थापक कौन थे? हरि भाव किंकर थे। इसका वार्षिक अधिवेशन हो रहा था 1916 में। मेवाड़ विद्या परिचारणी सभा का वार्षिक अधिवेशन कब हुआ था? 1916 में हुआ था। कब हुआ था भाई? 1916 में हुआ था। और इसी मेवाड़ विद्या परिचारणी सभा के वार्षिक अधिवेशन में साधु सीताराम दास व विजय सिंह पथिक जी की मुलाकात हुई थी।
किसकी मुलाकात हुई थी? विजय सिंह पथिक जी की मुलाकात हुई थी। बात समझ लेते हैं, थोड़ी पथिक जी के बारे में बात कर लेते हैं। विजय सिंह पथिक का मूल नाम जो था, विजय सिंह पथिक का मूल नाम भूप सिंह था। कौन था भाई? विजय सिंह पथिक का मूल नाम भूप सिंह था। क्या था? भूप सिंह था। जी, इनका जन्म बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में हुआ था। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था और ये इन्हें भारत में सशस्त्र क्रांति को प्रारंभ करने के लिए कहा गया था और उसी के विरोध में ये इन्हें अजमेर की ठोड़गढ़ जेल में बंद कर दिया गया था, नजरबंद कर दिया गया था, जहां से ये भाग कर मेवाड़ आ गए थे और मेवाड़ में विजय सिंह के नाम से रहने लगे थे। विजय सिंह पथिक के नाम से रहने लगे थे। विजय सिंह पथिक को राजस्थान केसरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? विजय सिंह पथिक को राजस्थान केसरी कहा जाता है तथा बिजुलिया की जनता, बिजुलिया की जनता, बिजुलिया की जनता इन्हें महात्मा कहती है। बिजुलिया की जनता इन्हें क्या कहती है? महात्मा कहती है। और इन विजय सिंह पथिक से किसकी मुलाकात हुई थी? साधु सीताराम दास की मुलाकात हुई थी। बात समझना, साधु सीताराम दास के आग्रह पर 1916 में ही विजय सिंह पथिक ने, किसने? विजय सिंह पथिक ने बिजुलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार किया था। अब बिजुलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने स्वीकार कर लिया? विजय सिंह पथिक ने किया। कब किया? 1916 में कर दिया। और जब विजय सिंह पथिक ने बिजुलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार कर लिया तो बिजुलिया किसान आंदोलन का कौन सा चरण प्रारंभ हुआ? द्वितीय चरण प्रारंभ हुआ। कौन सा चरण प्रारंभ हुआ? द्वितीय चरण प्रारंभ हुआ। और इस द्वितीय चरण में ही बिजुलिया किसान आंदोलन पूरे भारत में फैल गया था। सबसे ज़्यादा प्रचार इसी चरण में हुआ था और बिजुलिया किसान आंदोलन का यही चरण सबसे महत्वपूर्ण है। जब विजय सिंह पथिक 1916 में बिजुलिया किसान आंदोलन से जुड़े तो उन्होंने सबसे पहले बिजुलिया में, इसमें बिजुलिया में 1917 में, तब विजय सिंह पथिक ने बिजुलिया में 1917 में बिजुलिया में ऊपर माल किसान पंचायत या ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना की थी। 1917 में विजय सिंह पथिक ने ऊपर माल किसान पंचायत या ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना की थी। मैंने पहले बताया आपको कि ऊपर माल वाला जो क्षेत्र है ये बिजुलिया भीलवाड़ा से भैंसगढ़ चित्तौड़ तक का क्षेत्र ऊपर माल का क्षेत्र कहलाता है। और 1917 में विजय सिंह पथिक ने ऊपर माल किसान पंचायत या ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना की थी। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ से एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि ऊपर माल किसान पंचायत या ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना विजय सिंह पथिक ने की थी। कौन से त्योहार के दिन की थी? तो विजय सिंह पथिक ने ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना हरियाली अमावस्या यानी श्रावणी मावस या हरियाली अमावस्या के दिन ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना की थी। जो हरियाली अमावस्या है ये एक कृषि पर्व है, कृषकों का पर्व है और ये भी आंदोलन था, बिजुलिया किसान आंदोलन था, किसानों के लिए था। इसीलिए विजय सिंह पथिक ने 1917 में हरियाली अमावस्या के दिन ऊपर माल किसान पंचायत या ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना की थी। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि जो ऊपर माल पंच बोर्ड था 1917 में जिसकी स्थापना हुई, इस ऊपर माल पंच बोर्ड का प्रथम सरपंच किसे बनाया गया? तो ऊपर माल पंच जो बोर्ड था, ऊपर माल पंच बोर्ड का प्रथम सरपंच मन्ना लाल पटेल को बनाया गया। किसे बनाया गया? मन्ना लाल पटेल को ऊपर माल पंच बोर्ड का प्रथम सरपंच बनाया गया। कौन सा बनाया गया? मन्ना लाल पटेल को तो प्रथम सरपंच बनाया गया, सरपंच बनाया गया। तथा इस ऊपर माल पंच बोर्ड के दो प्रमुख
प्रमुख पंच भी बने और वो थे नानजी पटेल, नानजी व ठाकरे जी पटेल। नानजी और ठाकरे जी पटेल को ऊपरमाल पंच बोर्ड के 2 प्रमुख पंच बनाया गया तथा मन्नालाल पटेल को सरपंच बनाया गया। और इस ऊपरमाल पंच बोर्ड या किसान पंचायत के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन तेजी से आगे बढ़ने लगा। यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाता है कि श्री विजय सिंह पथिक ने, इन्होंने पथिक जी ने, विजय सिंह पथिक ने या पथिक जी ने इस ऊपरमाल पंच बोर्ड के माध्यम से कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी? तो विजय सिंह पथिक ने 1917 में ही ऊपरमाल किसान पंचायत या पंच बोर्ड के माध्यम से ऊपरमाल का डंका, ऊपरमाल का डंका नामक पत्रिका प्रकाशित की थी। कब? 1917 में की थी। ऊपरमाल का डंका नामक पत्रिका प्रकाशित की थी। अब किसान पंचायत की भी स्थापना हो गई, पंच बोर्ड की स्थापना कर दी, लेकिन विजय सिंह पथिक चाहते थे कि इस आंदोलन को पूरे भारतवर्ष में फैला दिया जाए, पूरे भारतवर्ष में इस आंदोलन के बारे में लोग जानने लगे। और इसके लिए उन्होंने 1917 में ही कानपुर से एक समाचार पत्र प्रकाशित होता था जिसका नाम था प्रताप। कानपुर से एक समाचार पत्र आता था प्रताप, जिसके संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी। कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी का समाचार पत्र था जिसका नाम था प्रताप। और कहां से प्रकाशित होता था? कानपुर से। इसके माध्यम से तथा एक महाराष्ट्र से, कहां से? महाराष्ट्र से भी एक समाचार पत्र आता था जिसका नाम था मराठा, और ये था बाल गंगाधर तिलक का। किसका था? बाल गंगाधर तिलक का, जो महाराष्ट्र से प्रकाशित होता था, नाम था मराठा। यानी 1917 में विजय सिंह पथिक ने प्रताप और मराठा नामक समाचार पत्रों के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन को पूरे भारत में फैला दिया। अब बिजोलिया में नहीं, पूरे भारत में, बल्कि राजस्थान और भारत में सभी जगह बिजोलिया के किसानों पर जो अत्याचार हो रहे थे, उन अत्याचारों के बारे में लोग जानने लगे। और विजय सिंह पथिक 1918 के बाद मुंबई पहुंचे और मुंबई में गांधी से मिले। किससे मिले? गांधी से मिले। और गांधी ने विजय सिंह पथिक को राष्ट्रीय पथिक जी को राष्ट्रीय पथिक कहा। क्या कहा भाई? राष्ट्रीय पथिक कहा। इसलिए विजय सिंह पथिक कहा जाता है। गांधी जी ने ये उपाधि दी थी। और जब गांधी जी से मिले तो गांधी जी ने अपने निजी सचिव जो महादेव देसाई थे, इन महादेव देसाई को बिजोलिया जांच के लिए भेजा। किसके लिए भेजा? बिजोलिया जांच के लिए गांधी जी ने अपने निजी सचिव को भेजा, जिसका नाम क्या था? महादेव देसाई था। और जब अंग्रेज सरकार, मेवाड़ सरकार को ये पता चला कि बिजोलिया किसान आंदोलन में महात्मा गांधी भाग ले रहे हैं, तो अंग्रेजों ने और इसने सोचा, सरकार ने सोचा कि शायद पासा उल्टाना पड़ जाए। और उन्होंने अप्रैल 1919 में मेवाड़ सरकार ने जब गांधी की भागीदारी होने लगी आंदोलन में, तो मेवाड़ सरकार ने अंग्रेज सरकार ने अप्रैल 1919 में बिजोलिया जांच के लिए, इसके लिए बिजोलिया जांच के लिए श्री बिंदुलाल भट्टाचार्य को भेजा। किसे भेजा? बिजोलिया जांच के लिए बिंदुलाल भट्टाचार्य को बिजोलिया जांच के लिए भेजा। किसके लिए भेजा? जांच की। उसी समय विजय सिंह पथिक
मुंबई में थे। कहाँ थे? मुंबई में थे। और विजय सिंह पथिक ने 1919 में, विजय सिंह पथिक जो थे उन्होंने 1919 में राम नारायण चौधरी के साथ मिलकर, किसके साथ मिलकर? राम नारायण चौधरी के साथ मिलकर, किसने? पथिक जी ने। विजय सिंह पथिक ने 1919 में राम नारायण चौधरी के साथ मिलकर वर्धा महाराष्ट्र में, कहाँ पर भाई? वर्धा महाराष्ट्र में। कहाँ पर? 1919 में विजय सिंह पथिक ने राम नारायण चौधरी के साथ मिलकर वर्धा महाराष्ट्र में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। किसकी स्थापना की? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। ये एक संस्था थी, राजस्थान सेवा संघ, जिसके माध्यम से राजस्थान के समस्त किसानों का व आंदोलनों का व सशस्त्र क्रांति का नेतृत्व किया जा रहा था। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई? 1919 में हुई। कहाँ पर हुई? वर्धा महाराष्ट्र में हुई। किसने की? विजय सिंह पथिक ने की। किसके साथ मिलकर की? राम नारायण चौधरी के साथ मिलकर की। इस जो राजस्थान सेवा संघ था, इसकी स्थापना तो 1919 में हुई है, वर्धा महाराष्ट्र में हुई है, लेकिन राजस्थान सेवा संघ को 1920 में अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया था। यानी 1920 के बाद इसका मुख्यालय कहाँ बना? अजमेर बन गया। कहाँ बन गया भाई? अजमेर इसका मुख्यालय बन गया और अजमेर से ये संचालित होने लगा। जबकि स्थापना वर्धा महाराष्ट्र में हुई। कब हुई? 1919 में हुई। बात समझना, विजय सिंह पथिक ने 1920 में, किसने? पथिक जी ने 1920 में वर्धा महाराष्ट्र में ही, कहाँ पर? वर्धा में ही राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र निकाला। वर्धा महाराष्ट्र से 1920 में महाराष्ट्र से पथिक जी ने वर्धा महाराष्ट्र से राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र निकाला, जिसे 1920 में ही अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। 1920 में कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया? ऐसे भी अजमेर से। राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र विजय सिंह पथिक ने निकाला था, इसीलिए विजय सिंह पथिक को राजस्थान केसरी भी कहा जाता है। और 1920 के बाद विजय सिंह पथिक पुनः अजमेर आ गए थे और अजमेर में 1921 में पथिक जी ने, किसने? पथिक जी ने 1921 में अजमेर में तरुण राजस्थान नामक समाचार पत्र निकाला था। 1921 में पथिक जी ने तरुण राजस्थान नामक समाचार पत्र निकाला था। कहाँ से? अजमेर से निकाला। ये कहाँ से निकाला? तरुण राजस्थान अजमेर से निकाला था। कहाँ से निकाला था भाई? अजमेर से निकाला था। तरुण राजस्थान निकाला था। ठीक है, तरुण राजस्थान नामक समाचार पत्र निकाला था, जो 1923 में निकाला गया था। तो निकाला गया था 1923 में तरुण राजस्थान निकाला गया था, विजय सिंह पथिक द्वारा निकाला गया था, जब आंदोलन में बहुत अधिक भागीदारी लोगों की बढ़ रही थी और जांच हो रही थी।